सुबह बखैर नाजरीन, सुबह के 8:35 का वक्त हुआ चाहता है। आपका मेज़बान इशफा गौहर हाजिर खिदमत है। आज 3 जुलाई बुधवार का दिन है, सन 2024 है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। और जब इस ट्रांसमिशन को आज आपके सामने लाए हैं दोबारा हम सुबह सुबह, तो कोशिश करेंगे कि आपको हर खबर से बाखबर किया जाए, हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए, उन हालात वाक़ात से बाखबर किया जाए जो लगातार पिछले 24 घंटों के दौरान सुर्खियों में बनी है। जम्मू कश्मीर से लेकर मुल्क की अहम तरीन सियासी शख्सियात की तरफ से बयानात और सियासत पर कुछ न कुछ रद्द-ए-अमल आया है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। आपको हर पल हम अपडेट करेंगे और उम्मीद ये है कि आप भी हमारे साथ जुड़े रहेंगे पूरे 10 बजे तक। आज की इस ट्रांसमिशन में कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 मिनट जो हमारे हो वह हस्बे वादा आपके साथ हम बिताएं, यानी आप कॉल करेंगे हमारे उन 4 नंबर्स पर जो हम तकरीबन 9:40 पर खोलेंगे। तो आप अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, अपने मसाइल मामलात हुकूमती इदारों तक पहुँचाएँगे। प्रोग्रामों के बारे में भी थोड़ी सी बात ज़रूर रखेंगे ताकि हम और ज़्यादा बेहतरी के साथ इन प्रोग्रामों को आपके सामने लाए। तो 10 बजे तक आप टीवी पर हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आप अगर सफ़र कर रहे हैं, बैरून रियासत है, बैरून मुल्क जा रहे हैं, तो तब भी आप गुलिस्तान न्यूज़ को देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम और ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर लॉग इन, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे, जहां पर आप खबर हर पल देखेंगे, 24/7 बाखबर रहेंगे हालात वाक़ात से। और ये वो ज़रिए हैं जहां पर आप और हम मज़ीद अपने राब्ते को बेहतर करते हैं। याद दिलाते चलें कि आप इन राब्ता साइटों का भी इस्तेमाल करेंगे और वहां के ज़रिए इन राब्ता साइटों के ज़रिए से आप हम तक वो हालात वाक़ात पहुँचाएँगे जो आप देखना चाहते हैं हमारे प्रोग्रामों में, हमारे ख़बरों में और दीगर मामलात के हवाले से भी। तो फिलहाल मुझे उम्मीद है कि 10 बजे तक आपका साथ रहेगा। थोड़ा सा तारुफ प्रोग्राम का, लेकिन प्रोग्राम के तय फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले बात तवारीख के पन्नों को खंगालने की होगी, यानी हिस्ट्री ऑफ द डे आपके सामने रखेंगे। और हस्बे वादा आपके सामने आसिफ रशीद आएंगे जो बताएंगे आपको आज तारीख में क्या कुछ रकम तराज हो चुका है। जी आसिफ, खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल, आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:38 हुआ चाहते हैं, स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं। और आज के दिन भी आप सब जानते हैं कि जुलाई का महीना तो शुरू हो ही चुका है। 3 तारीख है अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक। अहम तरीन वाक़यात आज के दिन में सबसे पहले आपके सामने रखेंगे, यानी इतिहास के पन्नों को ज़रा पलटेंगे। उसके बाद मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं, एक एक करके उन जाने बढ़ेंगे। लेकिन हिस्ट्री ऑफ द डे में ख़ास क्या है, सबसे पहले फॉर्मेट के मुताबिक शुरुआत करते हैं। 2007 में जामिया हफ्सिया पर पुलिस, जिसको आप लाल मस्जिद के नाम से भी जानते हैं, जो इंसिडेंट साल 2007 में हुआ, आज ही के दरमियान पुलिस और पाकिस्तानी रेंजर्स ने मुश्तरका ऑपरेशन किया जनरल परवेज मुशर्रफ के हुक्म पर और 10 लोगों की मौत हुई। और लाल मस्जिद के अंदर होने वाले इस ऑपरेशन पर पाकिस्तान के अंदर, या जिसको जामिया हफ्सा किया इस इदारे का नाम था, जिसमें 10 लोगों की मौत के बाद पाकिस्तान के अंदर एक सियासी उथल-पुथल भी मची। 2003 में इटली ने गैरकानूनी तौर पर मुकीम 119 पाकिस्तानियों को बेदखल करने का फैसला आज के दिन किया। इल्जामात दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को फरोग देने के थे। 2005 में दिन आज का था। भारतीय स्पोर्ट्स स्टार के लिए आज बड़ा दिन। मोहेश भूपति और मैरी पेस की जोड़ी ने आज विंबलडन में आज ही के दिन जो मिक्स डबल टाइटल था वो अपने नाम किया। 1928 में जुलाई की 3 तारीख को लंदन में पहली बार कलर टेलीविजन प्रोग्राम नश्र किया गया। 1760 में मराठा फौज ने दिल्ली पर कब्जा आज के दिन किया। 1746 में बाबा बंदा सिंह बहादुर को मुगल बादशाह के हुक्म पर फांसी आज के दिन दी गई। आज उनकी भी बरसी है। और चूंकि उन्होंने कई जंगों में मुगलों को शिकस्त दी थी, तो उसके बाद उनके ताल्लुकात खराब भी हुए थे। 1698 बरतानिया के थॉमस स्यूरी ने पहली तिजारती भाप के इंजन का पेटेंट आज के दिन हासिल किया था। 3 जुलाई साल 1661 में पुर्तगाल या पोर्चुगल ने इंग्लैंड के बादशाह चार्ल्स दोम को आज ही के दिन मुंबई और तंजूर भेज दिया। फैसला आज के दिन लिया गया। 1778 में फारस या मौजूदा वक्त में कहलाने वाला ईरान, जिसने अर्जेंटीना के खिलाफ जंग का बाकायदा ऐलान आज ही के दिन किया था। साल 1819 था। अमेरिका का पहला सेविंग बैंक ऑफ सेविंग इन न्यूयॉर्क का आगाज आज के दिन हुआ और दुनिया के पहले 3 बैंकों में इस बैंक का शुमार होता है। 1879 में आजादी पसंद वासुदेव बलवंत फुड को आज ही के दिन गिरफ्तार किया गया अंग्रेजों की जानिब से बगावत के इल्जाम में। 1897 में इतालवी साइंसदान जी मार्कोनी ने लंदन में रेडियो को पेटेंट करवाया और
जो लोग रेडियो सुनते हैं या रेडियो की तारीख जानते हैं, जी मार्कोनी का नाम इसलिए भी सर फहरिस्त रहता है। न सिर्फ रेडियो बल्कि कहा जाता है कि न्यू एरा के अंदर जिन लोगों ने टेक्नोलॉजी को फरोग दिया उसमें पहले 7 लोगों में जी मार्कोनी का नाम भी आता है। और रेडियो बनाने या दुनिया तक रेडियो के जरिए नशियात पहुंचाने ये कोशिश उनकी तरफ से रंग भी लाई थी। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में चंद बड़ी बातें थी। यहां से आगे बढ़ेंगे, शुरुआत खबरों की करेंगे। 3 जुलाई का दिन, बहुत सारे ऐसे वाकयात जो अफसोसनाक भी हैं, कुछ हिस्ट्री ऑफ द डे में आपके सामने रखें। और 2 और 3 जुलाई की दरमियानी शब को जो हुआ, जरा उस तरफ भी आपकी तवज्जो मबजूल कराते हैं। सबसे पहले खबर की शुरुआत उत्तर प्रदेश रियासत आपको लिए चलते हैं, जहां पर हाथरस इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर, बल्कि यूं कह लीजिए जुनूबी एशिया में सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, जहां भगदड़ मचने से एक दर्दनाक हादसा पेश आया और अब तक मरने वालों की तादाद 116 तक पहुंच गई है। जख्मियों की तादाद ऑफिशियली 18, 20 और 25 बताई जा रही थी, लेकिन सत्संग के दरमियान जो कुछ हुआ उसने पूरे निजाम पर, पूरे सिस्टम पर उत्तर प्रदेश के अंदर सवाल उठाए। यही वजह है कि हुकूमती सतह पर तहकीकात के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई, जिसमें 7 मेंबर्स को इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी को शामिल किया गया। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब, आपको याद होगा, कल 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। पहली इतला मौसूल हुई 50,000 से 1 लाख के दरमियान अकीदतमंद एक मेले के एक सत्संग में मौजूद थे। बाबा भोलेनाथ, कहा जाता है कि इनकी मकबूलियत राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है और इनके कहने पर इस सत्संग में 50,000 से ज्यादा लोग, एग्जैक्ट कितने थे ये रिपोर्ट्स, डिफरेंट रिपोर्ट्स अभी तक आई हैं, लेकिन 50,000 प्लस थे, इसकी तस्दीक हो रही है। और इनमें जब भगदड़ मची तो कहा जाता है कि वो तकरीब का इख्तामी लम्हा था। लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की। इस दौरान मुख्तलिफ रिपोर्ट्स को अगर सही माने, जिसकी इंतजामिया अभी तक तस्दीक नहीं कर रही, कि सिक्योरिटी गार्ड्स की जानिब से रोका गया, लेकिन बड़ी लापरवाही ये कि जब लोग भागने लगे, इस दौरान खवातीन और बुजुर्ग या फिर इनमें जो बच्चे शामिल थे वो भगदड़ का सबसे ज्यादा शिकार हुए। मरने वालों की ऑफिशियली तादाद 116 बता दी गई है और हुकूमती सतह पर इजहार ताजियत या इजहार यकजहती ये सारा मामला तो चला, लेकिन वज़ीर आज़म के दफ्तर से या रियासती सतह पर मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया। लवाहिकीन के लिए 2-2 लाख रुपए जो वज़ीर आज़म नेशनल रिलीफ फंड PMNRF है उसके जरिए इन तमाम लोगों तक पहुंचेगा जो लवाहिकीन है। इसके अलावा तहकीकात से पहले ही ये क्लियर कर दिया गया है कि वो तमाम लोग जो मुंतजमीन थे, 9 लोगों के नाम अभी तक सामने आए हैं। मुकदमा दर्ज हो चुका है। FIR में इशफाक इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक बाबा भोलेनाथ का नाम नहीं है, लेकिन रात से अब तक न बाबा का, न उसकी अहलिया का और 7 दीगर उनके साथियों का जो मुंतजमीन थे, उनका कोई अता पता नहीं है, मौके से फरार है। इब्तिदाई खबरों के मुताबिक तकरीबन 27 साल से ये मज़कूर शख्स जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, इन इलाकों के अंदर आता जाता रहा है। सदर हिंद द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी समेत कई लीडरों ने इस अजीम इंसानी हादसे पर जो है वो इजहार ताज़ियत किया है और उम्मीद जाहिर की है कि इन हादसात से सबक हासिल किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में इस तरीके की वारदातें ना हो। तो आज सबकी नज़रें रहेंगी उत्तर प्रदेश पर कि अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि रात देर गए तक जो तस्वीरें थी वो काफ़ी दिल दहला देने वाली थी और वो तस्वीरें आपके TV चैनल पर हम नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि लाशें बिखरी पड़ी है हर तरफ से, अस्पतालों के अंदर कोहराम है। लेकिन इस बीच रात देर गए तक ये सिचुएशन जो थी वो सुबह होते हुए थोड़ी सी कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर अभी तक 116 लोगों की मौत हाथरस उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुकी है। इंतजामिया की जानिब से जो तस्दीक की गई, इन 116 में से 46 लोगों की शनाख्त हो पाई है और इब्तदाई 4 घंटों में जो तहकीकात हुई है कि एक पुलिस एहलकार ने भी दम तोड़ा है जो हरकतें कल बंद होने से, और जो रिपोर्ट्स आई हैं कि उसने सारा वहां पर जो सूरत-ए-हाल देखी, जो मनाज़र, 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है इसमें। एक ये कि जब परमिशन दिया गया तो क्या वाकईतन वो 50,000 की गैदरिंग के लिए परमिशन था, एक तो इस पर देखना पड़ेगा उत्तर प्रदेश की इंतज़ामिया को। फिर अगर इतना बड़े पैमाने पर वहाँ इस तरीके के सत्संग या इज्तिमात हो रहे थे तो फेयर एंड एमरजेंसी, डिज़ास्टर और दीगर लोगों की जो फैसिलिटियाँ वहाँ होनी थी उस लिहाज से कुछ भी नहीं था। मेडिकल एड जो वहाँ इमरजेंसी में होना चाहिए था वो नहीं था, जिसकी वजह से सूरत हाल ये वहाँ पर बनी है। लेकिन ये हादसा पूरे मुल्क के लिए एक लाइन होनी चाहिए कि अगर आपने इस तरीके के इज्तिमात करने हैं, मजहबी इज्तिमात करने हैं, तो वहाँ पर हर तरह की सिक्योरिटी फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और 10 तरह की जो चीज़ें होनी चाहिए वो सरकारी तौर पर भी होनी चाहिए और मुंतज़मीन को भी अपने तरीके
इसे एहतमाम करने की जरूरत है। मारे जाने वालों की जो शनाख्त मैंने 46 के आसपास बताई, इन 116 लोगों में से अभी तक मैक्सिमम लोग राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी यानी वाराणसी के आसपास के अभी तक जो डिटेल्स हैं, और थोड़ी देर बाद यानी तकरीबन 8:50 के आसपास जो खबर है कि वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ भी मौके पर पहुंच रहे, एडीजीपी मौजूद हैं, चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पहले से मौके पर मौजूद है, तहकीकाती कमेटी तश्कील दी गई है, लेकिन वज़ीर आला भी थोड़ी देर में सूरत हाल का जायजा लेने हाथरस पहुंच रहे हैं। चलिए, हाथरस की इस खबर के बाद जरा दारुल खिलाफा दिल्ली की भी बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कल इंतहाई अहम तरीन दिन रहा है और लोकसभा के अंदर कल लीडर ऑफ द हाउस वज़ीर आज़म साहब की तरफ से उस शुक्रिया की तहरीक पर उसे समेटा गया जो शुक्रिया की तहरीक लोकसभा के अंदर शुरू की गई थी। और कल जहां लोकसभा का आखिरी दिन था और लोकसभा की कार्रवाई गैर मुयन्ना अरसे के लिए मुलतवी कर दी गई है, वहीं पर उस करारदाद को भी मंजूर किया गया जो करारदाद हिज़्ब इख्तिलाफ के मेंबरान के खिलाफ लाई गई थी, जिसमें उन्होंने पार्लिमानी रिवायात से हटकर अपने तकरीरें की और कुछ चीज़ें की थी जिनको लेकर हिज़्ब इख्तिदार के मेंबरों की तरफ से एक करारदाद पेश की गई जो बाद में वॉइस वोट से मंजूर भी हो गई। इधर राज्यसभा के अंदर आज वज़ीर आज़म शुक्रिया की बहस को समेटेंगे और वहाँ पर भी उम्मीद लगाई जा रही है कि वहाँ पर भी हंगामे के बीच ये कार्रवाई होगी। याद रखिएगा, ये सेशन 24 तारीख को शुरू हुआ था, जहाँ पर 9 मुंतखबा 18वीं लोकसभा के मेंबरान ने पहले हलफ लिया। उसके फ़ौरन बाद द्रौपदी मुर्मू साहिबा जो सदर हिंद है, उन्होंने तकरीर की। उस तकरीर पर शुक्रिया की बहस को शुरू किया अनुराग ठाकुर ने, जिसके बाद राहुल गांधी समेत दीगर लीडरों की तरफ से अपनी अपनी बात रखी गई। और कल का दिन था वज़ीर आज़म के लिए, जिन्होंने तकरीबन 2.5 घंटे से ज़्यादा वक्फे पर अपनी तकरीर रखी और अपनी तकरीर के दौरान जहां मुल्क की सलामती, मुल्क की यकजहती, मुल्क के अंदर अमन, तरक्की और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर उन्होंने जिक्र किया है। याद रखिएगा, वज़ीर आज़म कल जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने अमन की बात की। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरीके से हुकूमती इदारे मजबूत हुए हैं उस पर गुफ्तगू की, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया और ये साफ कर दिया कि 370 एक ऐसी परेशानी थी जिसकी वजह से मरकज के अंदर बनाए गए कानूनों का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रहा था। अब वो दीवार ख़त्म हो गई है और यकसा पूरा मुल्क हो चुका है। वज़ीर आज़म साहब ने क्या कुछ जम्मू कश्मीर के हवाले से कहा, फटाफट से जरा उस पर सुन लेते हैं और आपको ये अंदाज़ा लगेगा कि ज़बरदस्त हंगामे के बीच किन अल्फाज का इस्तेमाल वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल खुतबे के दौरान किया है। आर्टिकल 370 इसकी पूजा करने के वाले लोगों ने, वोट बैंक की राजनीति का हथियार बनाने वालों ने 370 को उसने जम्मू कश्मीर का जो हालात कर दिए थे, वहां के लोगों के अधिकार छीन लिए थे। भारत का संविधान जम्मू की कश्मीर की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता था और यहां संविधान सर पे रख करके नाचने वाले लोग संविधान को जम्मू कश्मीर में लागू करने का हौसला नहीं रखते, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान किया करते थे। और 370 का वो जमाना था, सेनाओं पर पत्थर चलते थे और लोग निराशा में डूब करके कहते थे अब तो जम्मू कश्मीर में कोई हो नहीं सकता है। आज आर्टिकल 370 की दीवार गिरी, पत्थरबाजी बंद है, लोकतंत्र मजबूत है और लोग बढ़ चढ़ करके भारत के संविधान में भरोसा करते हुए, भारत के तिरंगे झंडे पर भरोसा करते हुए, भारत के लोकतंत्र में भरोसा करते हुए बढ़ चढ़ करके मतदान करने के लिए आगे आ रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई देता है। आदरणीय सभापति जी, 140 करोड़ देशवासियों में ये विश्वास पैदा होना, जो
सदारती खुतबा जब पेश किया गया तो उस पर इजहार तशक्कुर भी पेश कर रहे थे और दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर का भी जिक्र इस ताल्लुक से हुआ कि मौजूदा सूरत हाल के बीच जो हिज़्ब इख्तिलाफ बार बार ऐवान के अंदर दुहाई दे रहा है भारतीय आइन की, वो जम्मू कश्मीर के अंदर आइन के नफाज को यकीनी बनाने के लिए कोशिशें क्यों नहीं कर सका। अब जरा आगे बढ़ते हैं, बात जम्मू कश्मीर की छिड़ी है तो यूनियन टेरिटरी के अंदर मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां भी तेज की जाएंगी, बल्कि इस वक्त जारी हैं। इस दरमियान जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस हुकाम ने पिछले दिनों जो बयानात दिए, बिलखुसूस पुलिस सरबराह ने, उसकी एक एक करके अब इंप्लीमेंटेशन का सिलसिला भी शुरू हुआ है। तो मिलिटेंसी मुखालिफ कार्रवाइयां तेज हों, जम्मू कश्मीर के हालात मजीद बेहतर हों, इस बात का एहसास पुलिस क़यादत को भी हुआ। मजीद बेहतरी के लिए पहला कदम उठाया गया और नौजवानों की भर्ती पुलिस महकमे के अंदर करने का सिलसिला मुख्तलिफ अजला के अंदर शुरू हुआ। SPOs के बतौर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर, बिलखुसूस जो बॉर्डर बेल्ट है उस पर सबसे ज्यादा नजर पुलिस अथॉरिटीज की है। पुंछ और राजौरी के लिए बाज़ाब्ता तौर पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर SPOs की भर्ती का सिलसिला आज यानी 3 जुलाई से 9 जुलाई के दरमियान चलेगा। आज से शुरू हो रहा है। ऑर्डर्स दोनों डिस्ट्रिक्ट में सामने आए हैं, लेकिन एक बात साफ करते चलें कि SPOs की जो भर्ती होगी वो सिर्फ मकामी अफराद के लिए होगी। जो एलिजिबिलिटी, जो क्राइटेरिया फिक्स है वो थोड़ी देर में आपको बताएंगे, मगर मिलिटेंसी मुतासरा इलाके जो माजी में रहे हैं, जहां पर इलाके के अंदर शहरियों ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने, इलाके की आवाम ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उन एरियाज पर पर्टिकुलरली जम्मू कश्मीर सरकार ने या पुलिस हुकाम ने फोकस किया है। राजौरी के अंदर 22 मुख्तलिफ गाँव को इस बार चुना गया है जो मिलिटेंसी से मुतासर रहे हैं। इन गाँव के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर 3 से 9 जुलाई, 9 तारीख आखिरी तारीख होगी जब तक फॉर्म भरे जाएंगे नौजवानों की जानिब से। तो इन माजी में जहां पर हालात खराब रहे उन एरियाज के अंदर इन नौजवानों की भर्ती का सिलसिला आज से शुरू होगा, जो SPOs होंगे या स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स। और 3 दिन पहले एक इकदाम जो कठुआ के अंदर हुआ, ऑपरेशन में पार्टिसिपेट करने वाले या हिस्सा लेने वाले जो SPOs थे उनको जब तरक्की दी गई तो उस वक्त एक बयान आया था कि SPOs की भर्ती का सिलसिला जल्द शुरू किया जा सकता है। उसके 2 दिन बाद बैक टू बैक ऑर्डर्स आए। खबर यह है कि राजौरी के अलावा या पुंछ के अलावा डोडा किश्तवाड़ में भी इस तरह का इकदाम हो सकता है, मगर जिन 22 गांवों को चुना गया है राजौरी के अंदर, इनमें अजमताबाद है, बंगाई है, शाहदरा है, धरा मंगोटा है, ला है, चलाल बगला है, धरा विलेज है, टोपा मदून है। ये वही एरिया है जो बफलियाज के पास आता है, जहां पर आपको याद होगा पिछले दिनों एक बड़ा ऑपरेशन भी हुआ। डार सकरी है, देरी कठूनी है, सादा कंदरा, गबर गुलेर है, बे नंबल का गांव है, केंटीपाड़ा का गांव है, किरी है, चवानी फगोला है, बेला है, थुनी गाला, डूरी फॉरेस्ट गुंडा, नारला नंबल, इसके अलावा बाजीमल जो कालाकोट के पास वाला इलाका आप सबको याद होगा, यहां भी बड़ा ऑपरेशन चला था, 2 मिलिटेंटों की हलाकत इसके करीब हुई थी। खा का एरिया है, जमोला, जट्टा मलिया ब्राह्मणा, ये वो एरियाज हैं जो डिस्ट्रिक्ट राजौरी के अंदर हैं। जबकि पुंछ के अंदर जो आज से भर्ती शुरू हो रही है और जो सरकारी हुक्म है उसके मुताबिक जिन एरियाज को चुना गया है, गली पिंडी इनमें शामिल है। इतलात के मुताबिक शींद्रा का एरिया है, अड़ाई है, बेलाबाला है, कालाबन है, पठाना तीर है, मेंढर का बनोला है, धराना एरिया है, इसके अलावा उछाड़ तिमरा है, बलनोई गाड़ी है, भाटीदार है, जहां पर BG सेक्टर के करीब एक बड़ा ऑपरेशन भी चला। कनाटी है, सलवा है, संगोट है, नक्का मंजाड़ी है, तोता गली जहां पर बैक टू बैक सर्च ऑपरेशंस चले हैं और कई मशकूक अफराद की नकलो हरकत की इतलात मौसूल होती रही। नाड़ है, भाटा दूड़िया, गुरसाई मेंढर है, लसाना सुरनकोट है, सनाई है, हाड़ी बुड्ढा है, फजलाबाद और पोठा, ये वो एरियाज हैं जहां पर SPOs की भर्ती अमल में लाई जाएगी। मकामी सतह पर नौजवानों को रोजगार का भी मौका और सलामती सूरत हाल को बेहतर बनाने की जानिब भी पहला कदम। और आज से 9 तारीख तक ये मुख्तलिफ मराहिल में, आज कल उसके बाद 5, 6 और 8 तारीख को भर्तियों का सिलसिला मुख्तलिफ जो SSPs के ऑफिस है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहां पर जाकर नौजवानों को ये कागजात जमा करवाने होंगे। 22 गाँव ऐसे हैं जिन्हें आइडेंटिफाई किया गया है कि यहाँ से स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स SPOs की भर्ती होगी और आज से यह भर्ती का अमल जो है इन दोनों अजला के अंदर शुरू कर दिया गया है। और इस ज़िमन में मुतल्लिका डिप्टी जो सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSPs हैं उनको ये काम सौंप दिया गया है। अब बढ़ते हैं जी आगे। ये तो बात थी भर्ती, पुलिस कार्रवाई की और इंसदाद दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों के हवाले से, लेकिन आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात इंतखाबात की भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन बल्दियात के इंतखाबात की तैयारियों में हुकूमती इदारे जुट
चुके हैं और हदबंदी का अमल मुख्तलिफ वार्डों के अंदर लगभग मुकम्मल हो रहा है और अवाम के सामने इसे बहुत जल्द रखा जाएगा। हदबंदी का मामला मुख्तलिफ वार्ड्स के अंदर, चाहे वो बल्दियाती इदारे जम्मू के हो या श्रीनगर के हो, इस ज़िमन में तैयारियां लगभग मुकम्मल हो गई है। ड्राफ्ट प्रपोजल जो हदबंदी का है वार्ड्स का, वो पब्लिक डोमेन में बहुत जल्द रखा जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि फिलहाल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर जो वार्ड्स बनाए गए हैं उनमें जो सेट क्राइटेरिया उससे बरक्स दिखने को मिल रहा है। इस वजह से ये हदबंदी बहुत ज़्यादा बन रही थी, इस वजह से कुछ नई चीज़ें जो है वो सामने रखी जा रही है। साथ साथ रिजर्वेशन जो ओबीसीज का है वो कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बढ़ाया जाएगा, ये भी बात सामने आ रही है। फिलहाल हदबंदी होगी तमाम अर्बन लोकल बॉडीज, यूएलबीज जिन्हें आप कह रहे हैं, जिनमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस है, काउंसिल्स हैं, कमेटियां हैं, ताकि इंश्योर किया जाए कि बैलेंस पॉपुलेशन इन तमाम वार्ड्स के अंदर हो, चाहे वो जम्मू के अंदर हो, चाहे वो श्रीनगर के अंदर हो। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर वोटरों की तादाद बहुत ज़्यादा है और गुज़श्ता जो काम अभी तक किया गया है मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स की तरफ से वो लगभग मुकम्मल हो गया और बहुत जल्द इसे पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा, जिसमें यह पता लगेगा कि किस वार्ड में कितनी आबादी है, कितना इलाका रखा गया है, ताकि आवाम से भी बाद में इस ज़िमन में उनकी राय ली जा सके। फिलहाल हदबंदी के हवाले से जहाँ तक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करें तो यहाँ पर कई बार ये बातें सामने आई थी कि जो सेट एवरेज है कि 7,500 वाला एक वार्ड होना चाहिए, उससे भी ज़्यादा है या कई मकामात पर उससे बहुत कम है, तो उसमें बिल्कुल तरतीब हो इस ज़िमन में काम को जो है वो हाथ में लिया गया। मजीद हदबंदी का काम कहाँ तक पहुँचा है, कितना वक्त और लग सकता है, इस पर ज़रा मजीद गुफ्तगू करेंगे। इमरान नाइक को हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि हदबंदी बराए बल्दियात, चाहे वो जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो, म्युनिसिपल काउंसिल्स हो या म्युनिसिपल कमेटियाँ हो, इस ज़िमन में मुख्तलिफ डिप्टी कमिश्नर्स ने अपना काम लगभग मुकम्मल किया है और बहुत जल्द हतमी खाका जो है वो आवाम के सामने रखा जाएगा। जी बिल्कुल, जरूरी इकदाम के तौर पर जम्मू कश्मीर की तमाम अर्बन लोकल बॉडीज बशमूल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, काउंसिल्स और कमेटीज में वार्ड्स की हदबंदी का काम जारी है ताकि तमाम वार्डों में आबादी का तवाजुन बरकरार रखा जा सके। खासतौर पर जम्मू और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जहां वोटर्स की तादाद में बहुत ज्यादा फर्क या वेरिएशंस है, ये अमल डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए मुकम्मल किया जा रहा है और कुछ अजला में ये अमल मुकम्मल हो चुका है और जल्द ही पूरे यूनियन टेरिटरी में मुकम्मल होकर अवामी एतराजात के लिए पेश किया जाएगा। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपल कमेटीज एक्ट के तहत वार्ड की हदबंदी का अमल रियासती इलेक्शन कमीशन ने शुरू किया है, जिसे हुकूमत ने अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायतों के इंतखाबात कराने के लिए नामजद किया है। यूटी के तमाम 20 डिप्टी कमिश्नर्स को कॉरपोरेशन, काउंसिल्स और कमेटियों के वार्डों की हदबंदी का काम सौंपा गया है। हुकाम के मुताबिक जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में वार्डों की हदबंदी की जरूरत थी क्योंकि कुछ वार्डों में आबादी में बहुत ज्यादा फर्क था। एक्ट के मुताबिक एक कॉरपोरेशन वार्ड की औसत 7,500 की आबादी पर मबनी होनी चाहिए। ताहम जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में कुछ वार्डों की आबादी 6,000 थी जबकि दीगर की 27,000 थी। इस तरह श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के कुछ वार्डों में भी यही मसला है। गैर मुतवाजन आबादी यानी अनइवन पॉपुलेशन के मसाइल ज्यादातर जीएमसी और एसएमसी के वार्डों तक महदूद हैं, जबकि म्युनिसिपल काउंसिल्स और कमेटियों में ऐसे बड़े मसाइल नहीं है। तहम काउंसिल्स और कमेटियों के वार्डों की भी हदबंदी का हुक्म दिया गया है और जहां वार्डों की बुनियाद तकरीबन बराबर आबादी पर होनी चाहिए। इधर रियासती इलेक्शन कमीशन कमिश्नर डीआर शर्मा ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम 20 डिप्टी कमिश्नर्स की मीटिंग की सदारत की और उन्हें वार्डों की हदबंदी के अमल को तेज करने और इसे हतमी शक्ल देने से कबल अवामी एतराजात के लिए पेश करने की भी हिदायत की। जराया के मुताबिक तकरीबन 10 अजला जल्द ही अपने दायरे इख्तियार में अर्बन लोकल बॉडीज के वार्डों की हदबंदी का काम मुकम्मल करने की तवक्कात है, जबकि दीगर 10 अजला में चंद दिन बाद ड्राफ्ट प्रपोजल्स के साथ सामने आएंगे और हमारे जराये के मुताबिक एक बार वार्डों की हदबंदी को हतमी शक्ल देने के बाद जम्मू कश्मीर में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद के लिए दीगर इक़दाम किए जाएंगे। इधर एक बात हम आपको वाज़ेह कर दें कि इंतखाबात के इनेकाद से कबल एक अहम काम ओबीसी के लिए वार्ड की रिजर्वेशन है, जिन्हें इस साल फरवरी में मरकजी हुकूमत ने पंचायतों और बल्दियात में रिजर्वेशन दिया था। यूटी हुकूमत ने पंचायतों और बल्दियात में ओबीसी को दी जाने वाली फीसद का
फैसला करने के लिए एक कमीशन कायम किया। कमीशन को अपनी रिपोर्ट देने के लिए 45 दिन का वक्त दिया गया है। जम्मू कश्मीर में बल्दियाती और पंचायती इंतखाबात, आपको याद होगा कि गुज़िश्ता साल अक्टूबर नवंबर में 5 साल की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद होने वाली थे। तहम इनमें ताखीर हुई क्योंकि यूटी और मरकजी हुकूमतों ने दोनों इदारों में ओबीसी को रिजर्वेशन देने का फैसला अच्छा, किया। फिर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अभी जो मैं समझ पा रहा हूं। एक ये आप कह रहे हैं कि ड्राफ्ट लगभग तैयार है, बहुत जल्द अवाम के सामने रखा जाएगा, तो हम ये माने कि कुछ मजीद वार्ड्स बढ़ेंगे क्योंकि जो तनासुब ऊपर नीचे था उसको जब बैलेंस किया जाएगा तो कुछ मजीद वार्ड्स बढ़ सकते हैं क्या? इस तरीके की कोई इतला? नंबर एक। और ये जो ओबीसी वाला मामला है जिसमें कहा गया कि कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद इसको देखा जाए, तो उस वक्त कैसे इसको दोबारा लिया जाएगा जब इस वक्त हदबंदी चल रही है? क्या ये तजाद तो नहीं होगा उस वक्त, या पहले ही कुछ चीजें क्लियर की जाएंगी कि इतनी सीटें हम जी ओबीसी के लिए रख रहे हैं, बाद में जहां जहां वो आइडेंटिफाई करेंगे वो दी जाएंगी उन्हें? जी बिल्कुल। पहले इसमें यह कि पॉपुलेशन जो है उसमें बैलेंस नहीं है, क्योंकि कहीं वार्ड्स में 7,500 की आबादी पर मबनी है, कहीं वार्ड्स में 6,000, कहीं पे 27,000। लेकिन जो म्युनिसिपल एक्ट हमें कहता है वहां पे इसमें फर्क नहीं होना चाहिए, औसतन 7,500 की आबादी होनी चाहिए। तो उस तनाजुर में पहले ये एक जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो जो जारी है उसमें ये वार्ड्स बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो हमने कहा कि जम्मू के कुछ वार्ड्स में 27,000 की आबादी है, हालांकि एक्ट हमें कहता है कि 7,500 की आबादी होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा वार्ड्स के बढ़ने की तवक्कात होगी, इससे जाहिर होता है। दूसरा ये कि पहले से ही पार्लियामेंट ने या हुकूमत ने इस सिलसिले में फरवरी में एक बिल मंजूर किया और इंतखाबात से कबल एक अहम काम जिसमें ओबीसी के लिए वोटर्स की रिजर्वेशन है। तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ यहाँ से डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल होगा और डिलिमिटेशन के साथ साथ कुछ जो वार्ड्स है वो बढ़ जाएंगे, और साथ ही इसी तनाजुर में जो 45 दिन का वक्त दिया गया है, 45 दिन के अंदर कमीशन को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है ओबीसी की, और ज्यादातर एक्सपेक्टेशन या तवक्कात यही है कि वार्ड भी बढ़ेंगे। और चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। इमरान नाइक को बता रहे थे कि हदबंदी का काम लगभग मुकम्मल है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन श्रीनगर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जम्मू पर सबकी नजरें रहेंगी क्योंकि मजीद वार्ड्स भी बन सकते हैं, और फिर जो ओबीसी वाला मामला है उस पर भी हुकूमती सतह के पर पहले ही काम जो है वो शुरू कर दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नाइक को श्रीनगर से अपडेट करने के लिए, क्योंकि जो ड्राफ्ट प्रपोजल है डिलिमिटेशन ऑफ वार्ड्स का वो बहुत जल्द अवाम के सामने रखा जाएगा और इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। बात आगे बढ़ाते हैं, बात जम्मू कश्मीर की चल रही है तो बात जरा सलामती सूरत हाल के हवाले से भी आपको अपडेट करें। नौ मुंतखबा आर्मी चीफ का दौरा जम्मू कश्मीर आज शुरू हो रहा है और इतलात और खबरों के मुताबिक आर्मी चीफ आज श्रीनगर और जम्मू के अंदर मौजूद रहेंगे, जहां पर आर्मी जनरल भूपिंदर द्विवेदी आर्मी के अफसरान के साथ भी तबादला ख्याल करेंगे और अग्रीम चौकियों पर यानी फ्रंट पोस्ट पर जाकर जवानों के साथ भी मुज़ाकरात का मेज सज सकता है। नौ मुंतखबा आर्मी चीफ जनरल भूपिंदर द्विवेदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर आ जा रहे हैं, जिस दौरान वो सलामती सूरत हाल, अंदरूनी सिक्योरिटी और फौजी जवानों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल करने जा रहे हैं। याद रखिएगा कि जनरल भूपिंदर द्विवेदी तीसरे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बने हैं जिन्होंने अपना ओहदा गुज़श्ता दिनों संभाल लिया, और ओहदा संभालने के फौरन बाद जम्मू कश्मीर के दौरे पर आर्मी जनरल आ रहे हैं। आपको याद होगा कि 30 जून को उन्होंने ओहदा संभाला था, जिम्मेदारी संभाली थी और जनरल मनोज पांडे की उनने जगह ली थी, और ये वही सीनियर अफसर हैं जो इससे पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। GOC जो 15वीं कोर है उसके सरबराह के तौर पर भी शुमाली बेल्ट के अंदर बिलखुसूस जो सलामती सूरत हाल रहती है उसको बहुत करीब से जानते हैं, उस पर इनकी नज़र रही है। इसके अलावा इतलात के मुताबिक जब वो आज पहुँचेंगे तो नॉर्दर्न बेल्ट और लद्दाख की सूरत हाल पर भी तफसीली तबादला ख्याल हो सकता है। मुमकिन है कि दोनों साइड्स जो ब्रीफ किया जाता है आमतौर पर, जब उधमपुर के अंदर कमांड में जब कभी तफसीली तबादला ख्याल हुआ है अफसरान का, तो वजारत के अहकामात के मुताबिक और फौज अपने लेवल पर अपने रोल को अदा करते हुए हमेशा से नजर आई है। और दोनों जगहों पर लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर आप सब जानते हैं इन दिनों हाई अलर्ट है, अमरनाथ यात्रा चल रही है, आर्मी को बीच में बड़ा रोल दिया गया है।
हाईवे के आसपास, जहां आर्मी भी बहुत सारे एरियाज में डिप्लॉय है। इसके अलावा ऑपरेशंस भी दाएं बाएं चल रहे हैं और सिक्योरिटी सिचुएशन कुछ ऐसी है जिस पर मुख्तलिफ किस्म के तज्जिए और तबसरे पिछले 1-1.5 माह के अंदर हुए हैं, बैक टू बैक अटैक्स हुए हैं। तो उस वजह से आर्मी का रोल और दीगर तमाम एजेंसियों के साथ हम आहंगी कैसी है, इस पर बातचीत होनी है। ऑपरेशंस आज के वक्त में विद इन सिटीज या सिटीज के आउटस्कर्ट्स या लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास चले हैं, वहां पर ताज़ा सूरत हाल को डिस्कस किया जाएगा। और खबर है कि ब्रीफिंग मुतलका अफसरान की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर दोनों हिस्सों यानी कश्मीर वाला जो नॉर्दर्न पार्ट है, जो सरहदी अजला है, और पीर पंचाल रेंज के बारे में भी जम्मू कश्मीर के अंदर आज डिस्कस होगा। 9:05 हो गए हैं। खबरें कुछ और भी हैं, डिटेल वाइज कुछ सलामती सूरत हाल से मुतल्लिक तफसीलात आपके सामने रखनी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक बड़ा फैसला हुआ है, उस पर भी बात करेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो तरक्याती मंजरनामे पर भी नजर दौड़ाएंगे और साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर आज दिन भर सियासी सरगर्मियां या आइंदा 3 दिनों में उरूज पर रहने वाली हैं। डिटेल्स ब्रेक के उस पार। स्टूडियोज की घड़ी में 9:08 का वक्त हुआ चाहता है। प्रोग्राम आप देख रहे हैं जी सलाम जेके, और सलाम जेके में खबरों के सफर को बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल में लिए गए फैसले का इतलाक शुरू हो गया है और बाज़ाब्ता तौर पर अब सीआरपीएफ को जमीन फराहम की जाएगी। और इस ज़िमन में नॉर्थ कश्मीर के बारामूला से यह खबर है कि सरकारी जमीन स्टेट लैंड को ट्रांसफर किया गया है सीआरपीएफ के लिए। और जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने तकरीबन 50 कनाल से ज़्यादा स्टेट लैंड जो है वो सीआरपीएफ को देने का फैसला ले लिया और तमाम तर कागजी लवाजमात पूरे किए जा रहे हैं। याद रखिएगा 7 जून को एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल के अंदर ये फैसला लिया गया, एक प्रपोजल आया था जिसमें यह कहा गया था कि सीआरपीएफ को मजीद बाइख्तियार और तमाम तर जिम्मेदारियां पूरा करने के लिए ज़मीन की दरकार है, जिसके बाद तकरीबन 50 कनाल से ज़्यादा ज़मीन स्टेट लैंड जो बारामूला के अंदर थी उसे दे दिया गया है सीआरपीएफ को। और इसके इवज सीआरपीएफ जो है 3 करोड़ से ज़्यादा रकम खजाने आमरा में जमा करेगी। सीआरपीएफ की तरफ से वो तमाम तर ज़रूरी लवाजमात जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट, जम्मू कश्मीर वाटर रिसोर्स रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट एक्ट 2010 के तहत दरकार थी, उन्हें पूरा कर दिया गया है। एज पर टर्म्स एंड कंडीशन सीआरपीएफ पोजीशन अब इस जमीन की 30 दिन के अंदर अंदर लेगी और 3 साल। और ये मामला जो है ये पिछले कई महीनों से ज़ेर इल्तवा में पड़ा था, तो फाइनली 50 कनाल से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स को दी जाएगी ताकि वो अपना बटालियन कैंप नॉर्थ कश्मीर बारामूला जिला के अंदर कायम कर सके। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से 50 कनाल से ज़्यादा ज़मीन जो है वो सीआरपीएफ की 53 बटालियन को कचाहमा बारामूला के अंदर निशानदेही करके हैंडओवर करने का काम भी शुरू कर दिया गया है। और ये ज़मीन जब ट्रांसफ़र कर दी गई पैरामिलिट्री फोर्सेस के नाम पर तो ये रूल 310 जो जनरल फाइनेंस रूल 2017 का है और उस हिसाब से तकरीबन 3 करोड़ 44 लाख रुपया रकम जो है वो सीआरपीएफ की तरफ से भी अदा कर दी गई है। तो इस तरीके से सीआरपीएफ का बटालियन हेडक्वार्टर अब नॉर्थ कश्मीर के कचाहमा के अंदर बनने जा रहा है, जिस ज़िमन में ज़मीन की निशानदेही पहले कर दी गई है और बाज़ाब्ता तौर पर हैंडओवर कवर का सिलसिला भी लगभग मुकम्मल हो गया है क्योंकि पैसा सीआरपीएफ की तरफ से खजाने आमरा में जमा कर दिया गया है। ये थी बात जनाब नॉर्थ कश्मीर की, लेकिन जरा बात अब सियासी मैदान की भी करते हैं क्योंकि सियासत के अंदर आज, कल और परसों इंतहाई अहम है और सबकी नजरें श्रीनगर के अंदर मरकूज रहेंगी। सबसे पहले जरा बात भारतीय जनता पार्टी के खीमे की करते हैं, जहां से इतलात ये है कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के इजलास की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और इस ज़िमन में दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक तैयारियों का आगाज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की स्टेट एग्जीक्यूटिव की मीटिंग और स्टेट ऑफिस बेयरर्स की मीटिंग एक साथ बुलाई गई है, जिसमें उम्मीद ये लगाई जा रही है कि पार्टी के सदर जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। 5 तारीख को स्टेट
ऑफिस बेयरर्स का अहम तरीन इजलास जम्मू के अंदर तलब किया गया है और 6 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के जो कौमी सदर है जेपी नड्डा वो भी मीटिंग के अंदर मौजूद रहेंगे। और इस मीटिंग के अंदर आने का मतलब और मकसद ये बताया जा रहा है कि एक इंतखाबात के दौरान, यानी लोकसभा इंतखाबात के दौरान जिस तरीके के मामलात उभर कर सामने आए, एक तो उस पर तबादला ख्याल करना है और आने वाले दिनों में अगर जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इंतखाबात होते हैं तो उन इंतखाबात के अंदर हिकमत अमली को तरतीब देना भी है। याद रखिएगा, मरकजी वजीर बराए सेहत, केमिकल और फर्टिलाइजर और कौमी भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर जगत प्रकाश नड्डा जो है वो जम्मू आएंगे 6 तारीख को, जहां पर वो बीजेपी की तरफ से एग्जीक्यूटिव मीटिंग जो बीजेपी की है उसमें शिरकत करेंगे। और इस दौरान इतलात और खबरें ये हैं कि एक राह हमवार होगी कि आने वाले दिनों में इंतखाबी दंगल के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ना है और क्या कुछ आगे करना होगा बीजेपी के हवाले से, ये एक तरफ से बताया जा रहा है। दूसरी तरफ से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जन्मदिन की तकरीबात का सिलसिला भी लगातार जारी है और इस ज़िमन में भी एक और फंक्शन होगी जहां पर जेपी नड्डा बाहित मेहमान खुसूसी मौजूद रहेंगे। तो 5 और 6 तारीख भारतीय जनता पार्टी के नाम जम्मू के अंदर अहम तरीन इजलास और दिल्ली से न सिर्फ जेपी नड्डा बल्कि दीगर लीडरान की भी आमद जो है। इस हवाले से बीजेपी स्टेट एग्जीक्यूटिव का इजलास और ऑफिस बेयरर्स का भी जो है वो अहम तरीन इजलास। शिल्पा शर्मा हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, जरा अपडेट करें, ये जो 5 और 6 तारीख की मीटिंग है, क्या वेन्यू फाइनल हो गया कि कहां पर होगी, या जो उनका बेसिक हेडक्वार्टर यहाँ जम्मू के अंदर वहां पर होगी? इतलात थी कि शायद जम्मू शहर के बाहर ही इस इजलास को करने की बात हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बाद जेपी नड्डा का ये प्रथम दौरा जो है वो रहने वाला है। 6 जुलाई को प्रथम दौरा जो है वो जेपी नड्डा जम्मू का करेंगे, जहां पर ये बताया जा रहा है कि बर्थ एनिवर्सरी वो सेलिब्रेट करेंगे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। लेकिन अहम जो रहने वाला है इसमें 6 जुलाई और 5 जुलाई की जिस प्रकार से आपने बात की, 5 जुलाई को जो है वो स्टेट एग्जीक्यूटिव की बैठक रहने वाली है, जहां पर विधानसभा चुनाव को लेकर जो है वो ये बैठक रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस बैठक में जो है वो जनरल सेक्रेटरी तरनचुक मौजूद रहेंगे, डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ रविंदर रैना और आशीष माफ कीजिएगा अशोक कोल जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे, आशीष सूद इसमें मौजूद रहेंगे और साथ ही साथ जुगल किशोर शर्मा जो है वो इसमें मौजूद रहेंगे। जहां पे बताया जा रहा है कि 1200 से ज्यादा नेता जो है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और जिस प्रकार से मीटिंग की आपने बात की है तो मैं आपको बता दूं कि ये बताया जा रहा है कि मिश्रीवाला में ये बैठक होगी, 5 जुलाई को वहीं पर बैठक होगी और 6 जुलाई को जेपी नड्डा जो है वो इस बैठक को ज्वाइन करेंगे। जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव की बात करें तो इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है वो सितंबर 30 से पहले जो है विधानसभा चुनाव कराने की बात कही गई है और इसको लेकर इस समय बैठकों का दौर लगातार जारी है। तो कहीं ना कहीं उन चीजों पर फोकस किया जाएगा जो लोकसभा चुनाव के दौरान, यानी कि इलाके में जहां पर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है बीजेपी की या फिर जहां पे उन्हें सेटबैक मिला है, अच्छे वोट नहीं मिले हैं, तो उन जगहों पर जो है तो शिल्पा, क्या हम ये माने, एक तो लोकसभा के हवाले से रिव्यू भी हो गया, लेकिन क्या हम ये माने कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के जो चुनाव है सितंबर में, जिस तरीके की उम्मीदें लगाई जा रही है, लेकिन इस पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी बात भी रख रहे हैं कि शायद इस साल ये चुनाव ही ना हो, उसके पीछे भी कुछ लॉजिक्स वो बता रहे हैं। क्या हम ये माने कि इस बैठक के बाद कहीं ना कहीं हवा क्लियर होगी कि क्या वाकई तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर विधानसभा के चुनाव होंगे या नहीं होंगे? क्योंकि बीजेपी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स दिल्ली के अंदर है, तमाम हुकूमत उनके पास है, तो ये एक मोशन और एक हवा सेट करेगा जम्मू कश्मीर के अंदर। जी बिल्कुल, देखिए इस समय जिस प्रकार से जेपी नड्डा की बात करें तो वो 6 जुलाई को यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बैठकों का दौर इस समय शुरू हो चुका है, चाहे फिर हम वो भाजपा की बात करें या फिर पीडीपी की बात करें या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो उनकी भी बैठक जो है वो असेंबली इलेक्शन को लेकर होने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिल सकता है कि जल्द ही असेंबली इलेक्शन, विधानसभा चुनाव जो है वो जम्मू कश्मीर में होंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के द्वारा डेट जो है वो साफ तौर पर जाहिर कर दी गई है। तो जिस प्रकार से बैठक जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है कि पार्टी को किस प्रकार से स्ट्रेंथन करना है, पार्टी को किस प्रकार से मजबूत करना है उन इलाकों पे जहां पर लोकसभा चुनाव के दौरान जो है उन्हें वोट नहीं मिला, अच्छे प्रदर्शन नहीं रहा। बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। 5 और 6 तारीख भारतीय जनता पार्टी का इजलास जम्मू के अंदर होगा। कौमी सदर जेपी नड्डा यहां पर मौजूद रहेंगे, न सिर्फ जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे बल्कि इतलात यह है कि जम्मू कश्मीर लोकसभा असेंबली के लिए जिन्हें नामजद किया गया है जी.के. रेड्डी साहब, वो भी यहां पर मौजूद रहेंगे और दीगर लीडर्स की भी आमद मुतवक्का है। बीजेपी की तरफ से तैयारियों को हतमी शक्ल पहली दे दी गई है। अब जरा बात एक और सियासी जमात
और बात करते हैं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की, जिनकी पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का इजलास गुज़श्ता दिनों इख्तिताम पजीर हुआ है। लेकिन इतलात के मुताबिक आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी श्रीनगर दफ्तर के अंदर एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है, जिस इजलास की सदारत खुद महबूबा मुफ्ती करने जा रही है। और इस इजलास के अंदर कुछ सीनियर लीडर्स की घर वापसी का भी ऐलान कर हो सकता है। और इस ज़िमन में पार्टी ज़राया के मुताबिक जो इतलात और ख़बरें सामने आ रही हैं, 4 बड़े लीडरों की घर वापसी का इम्कान आज लगाया जा रहा है। और इस सिलसिले में खबर सामने आ रही है कि महबूबा मुफ्ती तकरीबन बाद दोपहर आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के श्रीनगर दफ्तर के अंदर मौजूद रहेंगी, जहां पर आज कई लीडर पार्टी में वापस शामिल हो सकते हैं। और इन सभी लीडरों का ऑलमोस्ट जो ताल्लुक है वो नॉर्थ कश्मीर से बताया जा रहा है। और पिछले कई दिनों से लगातार पार्टी की आला क़यादत के साथ उनमें उनके राब्ते बने हुए थे, जिसके बाद कुछ सियासी हलचल पैदा हुई और घर वापसी के लिए दरवाजे खोल दिए गए हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से जो इतलात और खबरें जो हमारे पास सामने आ रही है वो यही आ रही है कि महबूबा मुफ्ती के साथ और पार्टी की दीगर लीडरों के साथ मशावरत और मीटिंग के बाद आज साबिक वुज़रा की घर वापसी का इम्कान है। और इस ज़िमन में 12 बजे के आसपास श्रीनगर पार्टी हेडक्वार्टर पर एक अहम तरीन इजलास भी होगा, जिसमें इन लीडरों की घर वापसी हो सकती है। अभी इतलात और खबरें ये भी हैं कि जो लीडर निकले थे लेकिन खामोश बैठे ने बाहर आए, किसी के खिलाफ कोई बयानबाजी नहीं की, उनको मोस्ट वेलकम पहले किया जाएगा। उसके बाद सेकंड लाइन में वो लीडर्स भी हैं जो बाहर आए तो कुछ बयानबाजियां भी की, लेकिन अब वो वापस आएंगे तो किस तरीके का माहौल पार्टी के अंदर बनेगा उस पर भी जो है वो बातचीत हो रही है। और एक सीनियर लीडर की वापसी को लेकर अभी भी जो है वो मामला अटका हुआ है, क्योंकि पार्टी के सीनियर लीडर्स की तरफ से सवाल उठाया गया कि अगर इन अशखास को वापस लाया गया तो इससे पार्टी की छवि भी ख़राब हो सकती है। इसलिए देखना होगा कि आज अगर घर वापसी का दरवाज़ा खुलता है तो आने वाले दिनों में कई लीडर जो है वो मुख्तलिफ सियासी जमातों से वापस निकलकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में आ सकते हैं। मुबस्सिरीन का मानना है कि जिन लीडरों की वापसी हो रही है, अगर ये पीडीपी में वापस चले गए तो नो डाउट कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का वोट शेयर काफ़ी बढ़ सकता है और एक काफ़ी कड़ा मुकाबला आने वाले दिनों में, अगर स्टेट असेंबली के इलेक्शंस होते हैं, वो भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि माजी में उन लीडर्स की बेहतर कारकर्दगी असेंबलियों के अंदर देखने को मिली है। लेकिन थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा, बाद दोपहर तक पिक्चर सारी क्लियर हो जाएगी कि कौन कौन से लीडर्स हैं। नाम 4 से 5 है जो आज ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन हम इंतजार करेंगे जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती है। जरा ये बता रहे हैं कि आज बाद दोपहर अहम तरीन इजलास पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का, जहां पर ये लीडर्स घर वापसी अपनी कर सकते हैं। एक चीज और भी पूछी जा रही है कि मैक्सिमम लोग जो वापस आ रहे हैं, कुछ लोग जो पार्टी से मुश्किल हालात में कुछ छोड़ कर गए थे और कुछ लोगों ने उस वक्त जरूर खुद को साइडलाइन कर दिया था, शायद सूरत हाल को देखते हुए फैसला। अल्ताफ बुखारी भी ऐसे लीडरान में थे जिन्होंने कहा था मुझे पार्टी से निकाला गया। अब इतलात ये हैं कि जो लोग वापस आ रहे हैं उनको पहले ये कहा गया कि आप गए क्यों और वापस क्यों आ रहे हैं, यानी वजाहत एक तरह से। और दूसरी, शायद कुछ लोगों को अभी होल्ड पे रखा जा रहा है जिन्होंने इन 3 से 4 वर्षों में पार्टी से अलहदगी भी इख्तियार की और पार्टी के खिलाफ भी काम करते रहे, बयानात भी दिए। बिल्कुल, मैंने पहले ही कहा कि पहले फेज में उन लोगों को लाया जाएगा जो बाहर निकले, खामोश बैठे, कुछ नहीं किया, लेकिन किसी सियासी जमात के साथ गए, वहां पर काम करते रहे, लेकिन पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं बोला, उनको क्लियर कर दिया गया है। कुछ लीडर ऐसे थे जिन्होंने ये कहा कि जनाब जाती मसरूफियात की बिना पर मैं सियासत छोड़ रहा हूँ, अब सियासत नहीं करूँगा। कुछ लीडर्स के इस तरीके की भी बयानात थे, इशारों में हमारे व्यूअर्स समझ चुके होंगे। तो उन लीडर्स ने जब वो चले गए, कोई बात नहीं कि वो खामोश बैठे, उनकी घर वापसी होगी तो शायद पार्टी के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं बनेगा। लेकिन जो फ्रंट लाइन लीडर्स अभी बने हुए हैं, जिनमें कुछ फॉर्मर जर्नलिस्ट भी हैं जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया था, उनकी तरफ से कई मकामात पर एतराज़ किया गया कि जनाब अब हमने इतना वक्त तो दे दिया पार्टी में, अब आप बाकी उनको लाएंगे तो हमने जो काम किया तो हमारी पोजीशन पार्टी में क्या रहेगी। थोड़ा बहुत मकमसा वहाँ पर बना हुआ है, शायद वो 1-2 दिन के अंदर मजीद क्लियर होगा तो मजीद ज्वाइनिंग्स भी होगी। लेकिन अगर आज दरवाज़ा खुलता है तो ये ज़रूर मानिएगा पीडीपी के लिए एक अच्छी खबर होगी। और पीडीपी का जो ग्रॉस हमने देखा नॉर्थ में कट रहा था, साउथ में कट रहा था, वो थोड़ा थोड़ा कंसोलिडेट होकर मजबूती के साथ आगे आ सकता है। ये फेज वाइज हो रहा है, ये फेज वाइज होगा, वन गो में नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पार्टी की बात की, दूसरी पार्टी भी सरगर्म है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो कल से हमने आपको बताया था कि
पार्टी ने एक नई तैयारी की और मंशूर क्या होगा असेंबली इंतखाबात में ये तय होना है, कमेटी बन चुकी है। लेकिन आज पार्टी इस ताल्लुक से जहां गुफ्तगू करेगी, वहीं पर 2 रोजा इजलास की शुरुआत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में श्रीनगर में होगा। उमर अब्दुल्ला भी मौजूद रहेंगे और खबर है कि इस 2 रोजा इजलास में मंशूर इलेक्शन के हवाले से सरगर्मियां, पार्टी काडर या फिर हालिया जो इंतखाबात में मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर पार्टी के 2 उम्मीदवार तो जीत कर आए, लेकिन एक जगह शिकस्त, और सारी चीजों को बहुत गहराई से टटोला जाएगा, तफसीलात ली जाएंगी उन तमाम लोगों से जो ग्राउंड पर काम करने वाला काडर है। इस ताल्लुक से गुफ्तो शनीद होगी। इतलात ये भी है कि इस इजलास में हो सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बड़ा फैसला ले, या हो सकता है कि उमर अब्दुल्ला से भी पूछा जाए जो अब तक असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ना लेने की बात कह रहे थे, लेकिन पार्टी सदर का यह मानना है कि उनको हिस्सा लेना चाहिए और पार्टी लीडरान उनको शायद इशफाक मनवा सकते हैं कि उमर अब्दुल्ला भी बाकी लोगों के साथ जब भी असेंबली इलेक्शंस हुए वो भी जाएं, अगर यूटी में ही लड़ना पड़े। अब वो देखना होगा कि क्या उमर अब्दुल्ला अपने बयान से पलटेंगे, नहीं पलटेंगे, लेकिन जरूर आज और कल जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्किंग कमेटी का इजलास होने जा रहा है। सरबराही फारूक अब्दुल्ला करेंगे और इस ज़िमन में पिछले कई दिनों से पार्टी जो थी वो गेयर अप थी। जम्मू सूबा, कश्मीर सूबा, दोनों लीडर्स जो है वो बैठेंगे और आज से इलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या कुछ करना है, यानी सीधी सीधी बात है, लोकसभा के बाद अब सबकी नजरें असेंबली पर, और सितंबर के महीने में अगर इलेक्शन होते हैं तो उस ज़िमन में नेशनल कॉन्फ्रेंस में थोड़ी सी सबकत इसलिए ली है कि वर्किंग कमेटी का इजलास बुलाया है। इससे पहले कल हमने आपको बताया कि मंशूर वाली कमेटी का ऐलान कर दिया गया था। तो ये इंतहाई अहम होगा देखना कि आज और कल जो इजलास होगा, हमारी जो इतलात है वो ये है कि तकरीबन 7 से 8 करारदातें भी पेश की जाएंगी मुख्तलिफ लीडर्स की तरफ से, जो रियासत की मुख्तलिफ सियासी सूरत हाल की अक्कासी भी करेंगे। और जो जिस बात का खुलासा आप कर रहे हैं, जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला को दोबारा से चुनाव लड़ने पर भी मनवाया जाएगा, उस ज़िमन में भी एक करारदाद जो है वो लिखी गई है। देखना होगा जब ये करारदाद लाई जाएगी, उस पर तकरीर होगी, उमर उस पर क्या कुछ रद्द-ए-अमल देंगे वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन 5 अगस्त से लेकर अब तक कई मामलात, ऐसे सियासी मामलात हैं जिन पर तकरीबन 5 से 6 करारदादें जो है वो तहरीर कर दी गई हैं। और रीजनल ऑटोनॉमी का नारा भी आज एक करारदाद के अंदर है। हमारे पार्टी ज़राए इस बात की तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन देखना होगा आज जब वर्किंग कमेटी का इजलास होगा, मजलिस आमा का इजलास शुरू होगा, तो उसमें क्या क्या होगा, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज लीडर्स की होगी, और सबकी नज़रें डॉक्टर फारूक और उमर अब्दुल्ला पर बाद में रहेंगी, जो एक बाज़ाब्ता तौर पर प्रेस ब्रीफ भी करेंगे। इस तरीके की इतलात जो है वो हमारे पास आ रही है। ये थी बात जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस की। बात सियासी जमातों की हो रही है, तो ज़रा बात एक और सियासी जमात की भी आपके सामने रखें और बात बताते हैं आपको डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी की। बावसूख ज़रा से इस बात की इत्तला मिली है कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला और कई लीडर पार्टी छोड़कर अपनी वापस बुनियादी पार्टी में जाने के लिए तैयार है। और इस ज़िमन में कांग्रेस हाईकमान और दिल्ली के अंदर सरगर्मियां काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। बिल्कुल, पिछले कुछ दिनों से खबरें गर्दिश कर रही थी और कुछ चीज़ें जो हैं वो हमारे ज़राए भी तस्दीक इस बात की कर रहे हैं कि डीपीएपी के कुछ सीनियर रहनुमा जो पहले कांग्रेस का हिस्सा रहे, उसके बाद पार्टी को छोड़ने का फैसला किया। हो सकता है कि आइंदा 48 से 72 घंटों में मजीद पेशरफ्त हो। और इस हवाले से खबरें जो अभी तक का जो ज़राए जिस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि दिल्ली के साथ इनमें अहम तरीन शख्सियात जो डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का हिस्सा रहे, बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी मुतल्लिक ये भी खबरें आई कि पार्टी के साथ कुछ ऐसे मामलात थे जिनको लेकर शायद बात नहीं बनी, नाराजगी का इजहार किया जा रहा था। और डीपीएपी के लिए इसलिए भी अच्छी खबरें नहीं क्योंकि लोकसभा के हालिया जो आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो तीनों उम्मीदवारों की जमानतें जब्त हुई थी। श्रीनगर के अंदर हो, साउथ कश्मीर के अंदर हो, जम्मू के अंदर पार्टी के सीनियर लीडर जीएम सरूड़ी, और उसके बाद एक तरह से इस पूरी परफॉर्मेंस पर विद इन पार्टी खबरें ये आई कि काफी ज्यादा नाराजगी है, लेकिन किसी ने ज्यादा लबकुशाई इस पर नहीं की। और इतलात के मुताबिक जिन लोगों ने कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस छोड़ी, उस वक्त बाकी पार्टियों को छोड़कर गुलाम नबी आजाद की पार्टी का दामन थामा। 26 सितंबर 2022 को जब पार्टी बनी तो साबिक नाइब वज़ीर आला समेत मुतअद्दिद लोग थे जो इस पार्टी के साथ गए। बाद में फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर वापस कांग्रेस में चले गए, लेकिन उनके आसपास जो ग्रुप था जिनमें कई इतलात ये हैं कि साबिक रियासती वज़रा भी शामिल हैं, वो अब इस पार्टी को खैराबाद करके वापस उस घर में जाने की तैयारियों में मसरूफ है जहां से उनके पॉलिटिकल करियर का असल में आगाज हुआ था।
कांग्रेस के जो ज़राया हमारे हैं उन्होंने इस बात की तस्दीक कर लिया कि दिल्ली के अंदर इन तमाम लीडरों की मीटिंग्स मुकम्मल हुई है। रियासती कांग्रेस कमेटी की आला क़यादत के साथ मशवरा जो है वो मुकम्मल हो गया है और आने वाले चंद दिनों के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर एक तकरीब का अहतमाम होगा जिसमें इन लीडरों की घर वापसी हो सकती है। अब ये कौन कौन से लीडर हैं, नाम बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर भी इंतज़ार करना होगा जब तक वो ज्वाइन नहीं करते हैं, क्योंकि सियासत के अंदर कब क्या होगा कहना मुश्किल होता है। लेकिन फिलहाल अगर इस खबर को आप सही माने तो कहीं ना कहीं पीपल्स ये जो अपनी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी है, गुलाम नबी आज़ाद जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका और बहुत बड़ा नुकसान होगा। पहला झटका उनको लोकसभा असेंबली के अंदर लगा और दूसरा बड़ा झटका यहाँ से लग सकता है। बढ़ते हैं जी आगे फटाफट से, ज़रा बात एक्सीडेंट्स की आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हादसा न थमने वाला सिलसिला लगातार जारी है। और जम्मू कश्मीर के अंदर जब हम हादसात की बात करते हैं तो गुज़श्ता 5 महीनों के दौरान जो एदाद शुमार सामने आए हैं उन्होंने सबके होश उड़ा दिए हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर एक्सीडेंट्स का न थमने वाला सिलसिला जारी है और पिछले 5 महीनों के दौरान 340 से ज़्यादा एक्सीडेंट्स रोनुमा हुए हैं और सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट जो है वो जम्मू सूबे के अंदर हुए हैं। एदाद शुमार के मुताबिक हर दिन 2 लोगों की मौत सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से हो रही है। बिल्कुल, आदाद शुमार इंतहाई खतरनाक है। ये पहले 5 महीनों की तस्वीर है। जम्मू कश्मीर की सड़कों पर खून का रक्स कैसे माजी की तरह जारी रहा है। 346 सड़क हादसा 5 महीनों के दौरान और हर दिन तकरीबन एक एवरेज आप निकाल कर चलिए तो 2 हादसा होते हैं। 2318 सड़क हादसा जम्मू कश्मीर के अंदर इन 5 महीनों के दौरान पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हुए और सिर्फ जम्मू सूबे के अंदर आप देखेंगे तो 2318 हादसा और 346 लोगों की जाने गई इन हादसात में अभी तक की इतलात और आदादोशुमार के मुताबिक। 3089 लोग मुख्तलिफ हादसात में जख्मी हुए, 262 लोग जिनकी अमवात हुई, 2056 नॉन फेटल एक्सीडेंट्स, या आप ये मानकर चलिएगा कि 3000 प्लस लोग जख्मी, 350 के करीब लोग जख्मी, 2000 प्लस हादसा बताता है कि सूरत हाल मुकम्मल तौर तब्दील नहीं हुई है। दूसरी तरफ जम्मू सूबे के अंदर, जम्मू प्रोविंस को जब हम देख रहे हैं तो जम्मू सूबे के अंदर जम्मू जिला खुद सबसे ऊपर है और इन हादसात में 70 लोगों की जान मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले हादसात में गई है। 346 में से 70 लोग जम्मू सूबे के अंदर, जम्मू जिले के अंदर मारे गए। उधमपुर में 40 लोगों की मौत हुई। कश्मीर सूबे के अंदर बारामूला नॉर्थ कश्मीर सबसे ऊपर, 19 अमवात हुई। कुलगाम के अंदर 18 लोगों की डेटा के मुताबिक जान चली गई। जम्मू जिले के अंदर सबसे ज्यादा हादसात 467 तादाद असल में बताई जाती है और दूसरे नंबर पर श्रीनगर, जहां डबल सेंचुरी इस बार भी 201 सड़क हादसात हुए हैं। इन हादसात को रोकने के लिए पुलिस के मुताबिक अभी तक जो कार्रवाइयां की गई हैं, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर गाड़ियों के चालान काटने हो, गाड़ियां सीज करनी हो, जुर्माना आयद करना हो, तो उस पर जो डिटेल्स दी गई हैं कि 6,12,842 चालान काटे गए अब तक पहले 5 महीनों के दौरान साल 2024 में, और इसके अलावा 4,25,972 कोर्ट से होने वाले चालान हैं और जो कंपाउंड चालान जो ऑन स्पॉट किए गए हैं ट्रैफिक हुकाम की जानिब से 1,86,869। इसके अलावा आज के वक्त में जो जरूरी इकदाम है, मुबसरीन या जो वो माहिरीन हैं जो इस सारी सूरत हाल को बहुत करीब से देखते हो, मानते हैं कि आज के वक्त में भी एक तरफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है उनको तो सख्ती बरतने की जरूरत है, लेकिन दूसरे एतबार से भी काम करना होगा। हिमालयाई बेल्ट के अंदर सड़कों की अबतर हालत, मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर टेरेन जिस हिसाब का है, वहां पर ओवरलोडिंग होना जिस पर ट्रैफिक हुकाम की बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है, और गाड़ियां जिनके मैक्सिमम के परमिट्स खत्म होने के बाद भी चलने की इतलात मौसूल होती हैं। अगरचे कवानीन सख्त है, इसके बावजूद भी कई एक जगहों पर इस तरह की लापरवाही सामने आई और लोगों की जानें गई है। कल भी एक हादसा होते होते बचा, जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर यात्री बचे, और ये हादसात का सिलसिला इन 5 महीनों के दौरान तस्दीक कर रहा है कि 350 लोग जो जनवरी तक हमारे साथ थे, जनवरी से मई और जून का महीना आते आते इस दुनिया से चल बसे हादसात की वजह से। 2318 रोड एक्सीडेंट्स सिर्फ 5 महीनों के अंदर होना, तो ये साफ बता रहे हैं कि ड्राइवर्स की भी लापरवाही है, कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मुतहरिक नहीं है, और जो एक बड़ा कैंपेन होना चाहिए था इस ज़िमन में, वो कैंपेन सिर्फ चंद दिनों तक पोस्टरबाजी तक ही रहता है, और वो राउंड द कॉर्नर जो चलना चाहिए था, राउंड द ईयर जो चलना चाहिए था, पूरे साल जिसकी बात होनी चाहिए थी, शायद उसकी ओर तवज्जो नहीं दी जा रही है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अब तो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं
लोग जख्मी भी हो रहे हैं, लोग मर भी रहे हैं, तो अस्पतालों की क्या कुछ सूरत हाल है, छोटा सा तज्जिया आपके सामने रखेंगे। सईद तजुमुल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको सयाहती शोबे की जो बुलंदबांग दावे हैं ना, उसमें एक और पहलू आज दिखाएंगे, आईना दिखाने की कोशिश करेंगे, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद आएंगे तो यात्रा भी पर भी छोटी सी गुफ्तगू करेंगे, और फिर एंड पर आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी। फोन कॉल्स लगभग हमारी 9:50 के आसपास खुलेंगी। 10 मिनट आपके साथ हम रहेंगे जब आप और हम कॉल पर बात करेंगे। तो फिलहाल छोटा सा ब्रेक के फौरन बाद बैक टू बैक इन तीनों बड़े मुद्दों पर हम बात करेंगे।